नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई, परिवार और सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। चलिए तो बात करेंगे हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 मानव संसाधन। होता क्या है मानव संसाधन, इसको प्रभावित करने वाले कारक, इसका एक पिरामिड वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम आज उस पर भी चर्चा करेंगे। और एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, आप लोग सोचते होंगे क्लास बहुत लेट आती है या फिर 2-3 दिन में आती है, तो उसका मुख्य कारण है कि मैं थोड़ा बीमार हूँ, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन खानी होती हैं और जिस कारण से मैं आप लोगों की क्लास नहीं बना पाता हूँ। और आप लोगों को मालूम है मेरे गले में प्रॉब्लम है, जिस कारण से मैं ज़्यादा बात भी नहीं कर पाता हूँ। चलिए, लेकिन हम अपना टाइम बर्बाद ना करते हुए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बात करेंगे हम सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी शरद पूर्णिमा और मिलाद उल नबी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद, क्योंकि हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी प्रकार के त्योहारों को लोग मनाते हैं और सभी प्रकार के भाईचारे से हमारे इस भारत को सर्वोत्कृष्ट और विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। और भारत में ऐसी ऐसी जो परिस्थितियां आई हैं जिस समय भारत में सारे धर्म के लोग एक साथ मिलकर हमारे इस भारत देश को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं। चलिए, अगर हम बात करें कि लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं, आप बताइए यदि पूरी पृथ्वी पर कहीं भी लोग ना हो और सब कुछ हो, पैसा हो, सोना हो, हीरा हो, चांदी हो, सब कुछ हो, लेकिन लोग ही ना हो उसका उपयोग करने वाले, तो वो संसाधन कोई काम के नहीं रहते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है, कर देते हैं। अगर हम बात करें इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वास्थ्य, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। आपने देखा होगा कि भारत में हो, चीन में हो, कितनी ज़्यादा मात्रा में भारत में और चीन में लोग निवास करते हैं। लेकिन यदि हम बात करें कि आप ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, रूस देख लीजिए, और भी बहुत सारे देश हैं, वहाँ पर लोग कम मात्रा में निवास करते हैं। अब अगर ज़्यादा आबादी होती है तो उसके बहुत सारे नुकसान और बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिलते हैं, उनकी हम बाद में चर्चा करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि जनसंख्या का वितरण किस प्रकार हुआ है। तो भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लगभग लोग फैले हुए हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का लगभग 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्रों में बहुत घने बसे हुए हैं जैसे भारत और चीन, कुछ क्षेत्रों में बहुत विरल बसे हुए हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप, उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय, मरुस्थलीय और उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम मात्रा में लोग निवास करते हैं। जैसे कि आर्कटिक की बात करें, अंटार्कटिका की बात करें, या फिर रेगिस्तान की बात करें, या फिर पहाड़ी इलाकों की, तो आपको बहुत कम मात्रा में लोगों का निवास स्थान देखने को मिलेगा। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग निवास करते हैं। ये बात आप थोड़ा याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। कहाँ पर लोग ज़्यादा निवास करते हैं? विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग निवास करते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 3/4 लोग जो हैं 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में निवास करते हैं। इन सभी देशों में लगभग 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। 60% आबादी, आपको मालूम है भारत की लगभग 135 करोड़ आबादी होने वाली है, या हो भी गई हो मालूम नहीं मुझे, लेकिन चीन की 140 करोड़ हो गई होगी। तो आप इमेजिन करो कि चाइना और इंडिया प्लस पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश, ये ऐसी कंट्रियां हैं जहां पर बहुत बड़ी संख्या में जनसंख्या निवास करती है। अगर हम बात करें इसके आगे की, तो आप थोड़ा जूम इन कर देते हैं हम, जिससे कि देख पाएंगे आप। चीन में आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा होगा, सेकंड नंबर पे आपको इंडिया दिखाई दे रहा होगा, थर्ड पे यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस, जापान। आप इमेजिन कर सकते हैं कि भारत और चीन की जनसंख्या यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश की अपेक्षा कितनी बड़ी है। क्योंकि आप इमेजिन करो, आप 2 मिनट, पेन कहाँ गया भाई, आ जाओ, ये पेन देखो। आप इमेजिन कीजिएगा कि ये जो है ये वाला इलाका इतनी है ही नहीं उनके पास, भारत के पास इतनी ज़्यादा और चीन के पास इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, लेकिन ब्राज़ील
खैर ये पाकिस्तान बांग्लादेश को छोड़ दें क्योंकि ये कौन से देश हैं, छोटे छोटे देश हैं। लेकिन अगर रूस जो सबसे बड़ी मात्रा में क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 पर आता है, उसकी पॉपुलेशन आप देख लीजिए और उसका सुपर पावर होने का कारण आप देख लीजिए, और भारत और चाइना को आप देख लीजिए। वो जो देश के नेता ये कहते हैं कि भारत को विश्व गुरु नहीं बनाया जा सका क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जनसंख्या पाई जाती है, तो उनका ये बहुत ही गलत कथन है। क्योंकि आप देख सकते हैं चाइना जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ पूरे देशों में सबसे ज़्यादा इकोनॉमी में, सबसे ज़्यादा डिफेंस सिस्टम में अपने आप को डेवलप करने में जोर दे रहा है, तो भारतीय जो राजनीतिज्ञ हैं या भारतीय राजनेता हैं या भारतीय प्रशासन ऐसा क्यों नहीं कर सकता। इसके अलावा आप यहाँ पे देख लीजिए कि भाई जो ऑरेंज कलर में है वो हमारे यहाँ के लोग हैं, एशिया वाले हैं, सॉरी ऑरेंज नहीं येलो कलर, ऑरेंज कलर यूरोप वाले हैं। अफ्रीका में अगर हम बात करें तो आपको वायलेंट कलर देखने को मिलेगा, ब्लू कलर आपको मध्य व दक्षिण अमेरिका में, पर्पल कलर आपको उत्तर अमेरिका में, ओशिनिया में, ऑस्ट्रेलिया में आपको ग्रीन कलर दिखाई दे जाएगा। 6 महाद्वीप यहाँ पर हमने आपको बताए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जनसंख्या का घनत्व की बात करें तो पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या या संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व याद रख सकते हैं आप, कितना है, 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 51। लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि भारत का जो कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में जनसंख्या घनत्व देखने को मिला है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है, इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में आपको देखने को मिलता है। दक्षिण मध्य एशिया आप समझ गए होंगे, भारत का ही जो हिस्सा है वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। उसके बाद पूर्वी एशिया, उसके बाद दक्षिण पूर्वी एशिया में आपको सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम विश्व की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 51 पर्सन प्रति या फिर पर किलोमीटर के हिसाब से आपको जनसंख्या घनत्व देखने को मिल जाता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक आप बताइए। यदि कोई देश की जनसंख्या है वो कैसे कैसे प्रभावित हो सकती है कि वहाँ पर निवास ना करें लोग। सबसे पहला काम तो है स्थलाकृति। आप बताइए कि यदि पहाड़ हैं बहुत ऊंचे ऊंचे तो वहाँ पर सबसे कम मात्रा में लोग निवास करेंगे, लेकिन यदि वहाँ पर मैदान है तो लोग सबसे ज़्यादा निवास करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं क्योंकि वे क्षेत्र जहाँ पर खेती, विनिर्माण और सेवा कार्य के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्रों में से एक है, जबकि एंडीज, अल्पास और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। अब दूसरा नंबर आता है जलवायु। आप लोगों को जानकारी तो होगी कि अगर हमारे भारत में जलवायु सही है, जैसे कि मध्य प्रदेश की तो नहीं कह सकते हैं, अगर हम बात करें तो यूपी की कह सकते हैं, ये अगर हम बात करें यूपी की जलवायु थोड़ी ठीक है क्योंकि वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बारिश होती रहती है। या फिर हम असम की जलवायु भी कह सकते हैं, लेकिन असम में ज़्यादा जलवायु है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी वहाँ पर बाढ़ ला देती है और बाढ़ लाने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो ऐसी जलवायु हमें ज़रूरी होती है जिससे कि ना तो सूखा पड़े और ना ही बाढ़ आए। तो लोग जलवायु से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि बहुत सी जगह जैसे कि अगर हम बात करें सहारा मरुस्थल जो अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा, रूस का ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिक में रहने वाले लोग बहुत कम मात्रा में आपको वहाँ पे निवास देखने को मिलेगा लोगों का। मृदा, आप लोगों को मालूम है अगर आप रेगिस्तान में रहेंगे, मिट्टी वहाँ पे फसल उपजा नहीं रही है तो आप खाएंगे क्या, इसलिए लोग वहीं निवास करते हैं जहाँ पर अच्छी उपजाऊ मृदा होती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान, चीन में ह्वांगी और चांगजियांगे और मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान बहुत घने बसे हुए हैं, ठीक ना। इसके बाद जल, आप लोगों को मालूम है बिना पानी के तो आप जी नहीं सकते हैं, तो जल जो है उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं लोग जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जल पाया जाता है। जहाँ अलवणीय जल आसानी से प्राप्त होता है, लवणीय जल में समुद्र के किनारे लोग कम रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पीने लायक पानी नहीं होता है। वहाँ मछली उत्पादन के लिए तो सही है, लेकिन
वहाँ पर जीवन यापन करने के लिए पीने योग्य जल नहीं पाया जाता है। चौथा के बाद आपका आएगा पांचवा खनिज। खनिज आप लोगों को जानकारी है, अगर आप कहीं भी रह रहे हैं, खाने के अलावा आप लोगों को भी दूसरी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि कुर्सी की, टेबल की, मोटर व्हीकल और वगैरह वगैरह, विद्युत की सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। आभूषण पहनते हैं, तो खनिज अगर वहाँ नहीं है तो आप कैसे फिर वहाँ पे उतना अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। इसलिए लोग वहाँ पे ज़्यादा निवास करेंगे जहाँ पर लोगों को उस मात्रा में खनिज उपलब्ध हो सके। जैसे कि अगर किसी को कोयले की ज़रूरत है तो वो कोयले की जहाँ पे खान है या कोयले जहाँ प्राप्त हो सकता है वहाँ पर लोग रहना पसंद करेंगे। या फिर अब बात करेंगे हम सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक की। आप लोगों ने देखा होगा यदि वहाँ पर रोजगार नहीं है तो बहुत कम लोग निवास करते हैं। यदि वहाँ पर लोगों के पास रोजगार है तो लोग वहाँ पर रहना पसंद करेंगे। जैसे कि लोग दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, इंदौर जाते हैं। यहाँ पर लोग केवल पढ़ाई करने के लिए ही नहीं, केवल रोजगार के लिए भी जाते हैं। तो यहाँ पर क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। सेकंड नंबर पर आएगा सांस्कृतिक कारक। आप बताइए, कभी कभी लोग क्या करते हैं कि जहाँ पर धर्म है, जैसे कि आप अगर मक्का मदीना की बात कर लें, अजमेर शरीफ की बात कर लें, या हमारे अयोध्या की बात कर लें, या फिर बनारस की बात करें, यरूशलेम की बात करें, ये कुछ ऐसे धार्मिक क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग हमेशा रहना पसंद करते हैं और वहाँ पर उनको रोजगार प्लस भोजन दोनों ही मिलता रहता है फ्री में। थर्ड आएगा सामाजिक कारक। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं कहीं पर स्कूल ही नहीं है 50 किलोमीटर के एरिया तक, तो वहाँ पर लोग रहना पसंद क्यों करेंगे? हॉस्पिटल ही नहीं है तो फिर लोग वहाँ पे क्यों रहेंगे? आप बताइए, जहाँ पर सारी सुविधाएं होंगी वहीं लोग रहना पसंद करेंगे कि नहीं? जैसे कि पुणे में। जनसंख्या परिवर्तन की अगर बात करें तो आप लोग को इसका मुख्य कारण ये है कि भारत में जनसंख्या, या भारत हो या किसी अन्य देश में जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ क्यों रही है? इसका मुख्य कारण है स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार। पहले इतनी ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी कि मरते लोग को भी जिंदा कर लिया जाता था, लेकिन आज ऐसे ऐसे इक्विपमेंट आ गए हैं, ऐसे ऐसे सोर्सेज हैं जिससे लोग, अगर एक व्यक्ति की मौत भी हो रही होगी तो उसको डॉक्टर की मदद से और इंस्ट्रूमेंट की मदद से जिंदा रखा जा सकता है और फिर उसको जिंदा किया जा सकता है उसके हेल्थ केयर में सुधार होने के बाद। लेकिन आप बताइए कि अगर मृत्यु दर में क्या हो रही है, कमी आ रही है, और जन्म दर में बढ़ोतरी हो रही है, तो इसके चलते देश की जनसंख्या में परिवर्तन देखने को मिलता है। बहुत सारे देश तो ऐसे हैं जहां पर लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए भी सब्सिडी दी जाती है कि भाई आप यहाँ पे जनसंख्या बढ़ाइए, और बहुत सारे देश ऐसे कि भैया हम भारत ही हमारा, मान लीजिए कि भारत में ही कह रहे हैं कि भाई 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू करो। लेकिन अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी पहले से लागू थी, लेकिन खैर उसको हटा दिया गया है। अगर हम और आगे की बात करें तो जन्मों को साधारणतः जन्म दर से आंका जाता है। बिल्कुल मत आंकिए। आप याद रखिएगा कि जो जन्म में अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। वैसे ही मरने वालों को भी वही सेम कंडीशन होगी कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। यानी कि अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं और उसमें से जो 1000 में से जितने जीवित होंगे वो उसकी जन्म दर है, और 1000 बच्चे जितने भी हैं उसमें जितने मर रहे हैं वो उसकी मृत्यु दर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आप्रवासी लोग देखे होंगे कि दूसरे देशों से लोग यहाँ आते हैं, निवास करते हैं और यहीं पर जीवन यापन करते हैं। प्रवास, भारत से लोग दूसरे देशों के लिए ट्रांसफ़र हो रहे हैं। आप लोग को मालूम है, अभी एक डेटा आया है कि हर साल तकरीबन 1.5 से 3 लाख लोग विदेशों में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, अपना सारा पैसा लेकर यहाँ से जा रहे हैं। अब वो तो नहीं है जानकारी क्यों जा रहे हैं, खैर वो आपको जानकारी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप इस इमेज को देखिए, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि हम 500 ईसा पूर्व में 100 मिलियन थे, 0 में 170 मिलियन हुए, 1000 ईसा में 265, 1500 में 425, 1800 में 900, 1900 में 1625, 1950 में 2500, 1974 में 4000 मिलियन। आप इमेजिन कर सकते हो 24 साल में कितनी तरक्की की इस देशों ने, कि 2500 से डायरेक्ट 4000 मिलियन हो गए। 1999 में 6000 मिलियन और 2025 का आंकड़ा लगाया जा रहा है
कि 8,525 मिलियन लोग हमारी पृथ्वी पर निवास करेंगे। कितने? 8,525 लोग। और हम आपको एक बात बता दें, 2 मिनट, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो रहा है, वेट कर लूँ। हाँ, अब नहीं होगा। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो आप 10 लाख गुणित 8,525 मिलियन है, आप गुणा करके देख लीजिएगा तो आपको डेटा मिल जाएगा कितने % लोग या कितने लोग पृथ्वी पर आ जाएंगे 2025 तक। एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने के लिए एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंक पिरामिड भी कहते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। अगर हम बात करें, याद रखिएगा, 5 से 9, 10 से 14, इसके अलावा ऊपर के और फिर 65 वर्ष तक के लोग। क्या होता है, कभी कभी आपके एग्जामों में पूछा जा चुका, कभी नहीं, मैंने कई बार देखा ही है कि जनसंख्या पिरामिड कैसा बनेगा। वहाँ से ऐसा क्वेश्चन आता है कि पिरामिड कैसा बनेगा, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, दाएं से बाएं, ऐसा वगैरह वगैरह पूछे जाते हैं। तो आपने याद रखना है, जनसंख्या पिरामिड में 4 प्रकार के आयु वर्ग हैं। पहला तो है 5 से 9, दूसरा है 10 से 14, तीसरा है 15 से जो आपका 65, फिर 65 से ऊपर की आपको देखने को मिल जाएंगे। एक देश की जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं। आधार चौड़ा है, ऊपर तीव्रता से सकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें अधिकतर में मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है। खैर, हम जानकारी आपको बता दें, इसको हम और डीपली पढ़ाएंगे आपको जब हम केवल एक पिरामिड का ही क्लास लेंगे। और दूसरी बात, जब हम इंडियन जो पॉपुलेशन पढ़ाएंगे, हम आपको जो इंडियन ज्योग्राफी पर माजिद हुसैन सर की बुक में पढ़ाएंगे, तब आपको इसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो क्लास 8 का ज्योग्राफी आज कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन आपको भेज दिए जाएंगे, PDF आपको मिल जाएगा, तो आप जाइएगा और पढ़िएगा ज़रूर। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप तो यही है कि अलग अलग क्षेत्रों में आपको अलग अलग जनसंख्या वृद्धि दर और सुविधाएं देखने को मिलती हैं, जिससे कि जनसंख्या में परिवर्तन आपको अलग अलग देशों में देखने को मिलता है। ये देख लीजिए एक जनसंख्या का पिरामिड कैसे होता है, कैसा होता है पिरामिड, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा, क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। यानी कि जो समझ लीजिएगा, यही सीधे यहाँ से आप सीधे 3-4 पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बन जाएंगे और आपको याद कर लेने हैं कि जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा हो जाएगा। क्योंकि देखिए, मृत्यु दर कम है, आप बताइए कि अगर बच्चे मरेंगे ही नहीं तो युवा ज़्यादा होंगे। जैसे हमारे भारत देश में है, कितने ज़्यादा युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, क्योंकि लोग बच्चे मर ही नहीं रहे हैं बचपन से। और यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार जनसंख्या में युवा सापेक्षता अधिक है। इसका अर्थ है कि मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति भारत के पास बहुत है, लेकिन भारत क्या नहीं कर पा रहा है, श्रम शक्ति का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहा है। मैं इसी को यही मानता हूँ कि भारत में बहुत ज़्यादा रोजगार देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा श्रम है, लेकिन उस श्रम का उपयोग भारत सरकार करा नहीं पा रही है इस देश के युवाओं से। इसके बाद कम जन्म दर वाले जापान जैसे देश में आधार पिरामिड सकरा है। आधार पिरामिड क्या है? सकरा। देख लीजिए आप, आधार पिरामिड सकरा है। घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। आपको मालूम है वहाँ पर लोग कितना ज़्यादा जीवन यापन करते हैं, जीते हैं कहाँ पर? जापान में। लेकिन जन्म ले नहीं रहे हैं लोग, क्योंकि कम जन्म लेते हैं वहाँ के इंसानों का, जो वहाँ के लोगों का मानना है कि भाई मुझे बच्चे अभी पैदा नहीं करने हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य के होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है जिन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए कुशल और अवसर प्रदान करने की अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। लेकिन हमारे भारत में हम कितना ज़्यादा शिक्षा दे चुके हैं, लेकिन अब ज़रूरत है तो केवल उस श्रम को सही दिशा में ले जाने की और उस श्रम का एक सही और महत्वपूर्ण योगदान हमारे भारत देश में लगाने की, जो हमारे देश के युवा हैं।
तो यहाँ पे आप समझे होंगे कि किस प्रकार पिरामिड बनेगा। यदि युवा, देखिए ऐसा समझ लीजिए, हम फिर नहीं बताएंगे आपको क्योंकि आप लोग यहाँ समझ सकते हैं आराम से। सबसे नीचे से आप क्या करेंगे, 0 से 4 पहला समझ लीजिएगा, फिर 5 से 9, फिर 9 से 14 यानी 10 से 14 होगा, और फिर 15 से 65 और 66 से ऊपर। अब जितना भी अनलिमिटेड तक समझ लो, जहाँ तक मरेंगे नहीं लोग। अब आप बताओ, यदि किसी देश की, सुन लीजिएगा, यदि किसी देश की क्या है, जनसंख्या जो मृत्यु दर या फिर जन्म दर कम है, यदि किसी देश की जन्म दर कम है तो उसका पिरामिड नीचे सकरा होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर हम पिरामिड को बनाएं थोड़ा सा, देखो ऐसा बनेगा पिरामिड। क्यों बनेगा समझ लीजिएगा, फिर नहीं कहना बताया नहीं। क्योंकि जन्म दर जो है बहुत कम है, तो जन्म दर कम है लेकिन जो ऊपर के लोग हैं वो अभी भी जिंदा हैं। क्या है? जिंदा हैं। ये क्या है? जन्म दर। ये जापान वाला इलाका बन जाएगा कि जन्म दर तो कम है लेकिन ऊपर के लोग अभी भी जिंदा हैं। तो पिरामिड कैसा बनेगा बच्चों? नीचे की ओर सकरा बनेगा, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा पिरामिड हम बना दें। अगर दूसरा पिरामिड बनाए तो जैसे कि भारत के पास क्या है कि युवा पीढ़ी है, नीचे से जन्म दर जो है बहुत अच्छी है, पर्याप्त मात्रा में है, तो क्या होगा, जो भारत का जो पिरामिड होगा वो बनेगा थोड़ा सा 20 में, यहाँ से 15 से 65 वर्ग में थोड़ा क्या हो जाएगा, मोटाई बढ़ जाएगी उसकी। जैसे कि अगर हम ऐसा पिरामिड बनाते हैं, ये डिजाइन वाला, अलग डिजाइन वाला, ऐसा डिजाइन बनती कैसे, ऐसा वाला बनती है, तो यहाँ पे ये पिरामिड थोड़ा चौड़ा टाइप में हो जाएगा। कहाँ पर? युवा वर्ग में। ठीक, इसके अलावा अगर हम दूसरा एक और बनाएं तो एक बनेगा आपका, क्या होगा कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में जीवन यापन कर रहे हैं, जैसे कि जापान वाला, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ऊपर की ओर मोटाई बढ़ जाएगी। कहाँ? ऊपर की ओर। और जहाँ पर लोगों की कम जनसंख्या है या कम जन्म हो रहा है तो नीचे की ओर पतला कर देंगे अपन। ठीक ना? याद रखिएगा पिरामिड कैसे बन रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अगर ये भारत का पिरामिड है, युवा वर्ग आप देख लीजिए, यहाँ से लगाया है उन्होंने 15 से 19 वर्ग, कितना ज़्यादा बढ़ गया है देखिए। और फिर मौत होती जाएगी तो आखिरी में जाओगे ही मरने के ऊपर। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा मात्रा में केन्या में जन्म हो रहा है लेकिन लोग वहाँ पे मर जाते हैं क्योंकि वहाँ पर मृत्यु दर ज़्यादा है। इसके अलावा बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों ने क्लास ज्वाइन की। आपका चैप्टर 6 क्लास 8 NCERT ज्योग्राफी कंप्लीट होती है। मिलेंगे फिर हम आपको क्लास 9 ज्योग्राफी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। और जो क्वेश्चन मैंने जैसे इस चैप्टर में बताए हैं कि पिरामिड, जनसंख्या पिरामिड के बारे में आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, या फिर जनसंख्या मानव संसाधन को प्रभावित करने वाले कारक, या फिर आप एक क्वेश्चन लिख सकते हैं कि बढ़ती जनसंख्या देश के विकास में बाधा है अथवा नहीं। ये क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं। तो आप इसमें तर्क देंगे कि क्या बाधा हो सकती है, क्या इस बाधा को, या फिर हम इससे, सुना है ना आपको, आपदा में अवसर को बदला जा सकता है कि इस जनसंख्या जो बढ़ रही है भारत की, उससे हम कुछ प्रॉफिट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। इसको आप आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद एंड गुड नाइट।